साथियों नमस्कार। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 प्रश्न पत्र हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वे जाकर के प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इससे भी पहले हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब अवगत ही हैं कि राजकीय महाविद्यालय की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आ चुका है और उसके परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। आज हम लोग 2013 भर्ती परीक्षा का जो पेपर 27 दिसंबर 2014 को हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप परीक्षा की प्रकृति को समझ सकें। आप ये समझें कि सिलेबस में और परीक्षा के प्रश्न पत्र में किस तरह का रिलेशन होता है। कई बार टेक्स्ट से या बहुत सारी चीज़ें जो आप सोचते हैं ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे, वहाँ से सवाल नहीं आते हैं। तो किस तरह के सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी विषय में पूछा जाता रहा है, उसको समझना, उसका विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। पहला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूर्य, शालिभद्र सूर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। यह आदिकाल का एक अत्यंत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसका रचना काल 1145 ईस्वी के आसपास 12वीं सदी है। काशी के महाराज गोविंद चंद के राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी यानी बनारस प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से दामोदर शर्मा ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक में काशी के तत्कालीन भाषा का परिचय मिलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा अपभ्रंश बताया है, जबकि सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कोसली यानी अवधी कहते हैं। अन्य जो ग्रंथ हैं, हेमचंद्र का हेमचंद्र शब्दानुशासन है, विजय सेन सूर्य का रेवंत गिरिरास है, शालिभद्र सूर्य का स्थूल भद्र रास है। अगला प्रश्न है, रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जगनिक, मधुकर, भट्ट केदार, श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, श्रीधर। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर हैं। यह वीरगीत परंपरा का ग्रंथ है। इसका समय 1454 ईस्वी तथा इसमें 70 छंद हैं। इसकी भाषा डिंगल है। यह रासो काव्य का ग्रंथ है। रासो साहित्य के अन्य प्रमुख कवि हैं मधुकर, जिनकी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी, भट्ट केदार का जयचंद प्रकाश 1224 ईस्वी, जगनिक का परमाल रासो 1230 ईस्वी, सारंगधर का हमीर रासो 16वीं सदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जो महत्वपूर्ण रचना है हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? ऑप्शन है 1917, 1914, 1910, 1909। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1910। मिश्र बंधुओं का यह ग्रंथ है हिंदी नवरत्न। हिंदी नवरत्न में निम्न कवियों को स्थान दिया गया है: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, महाकवि बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र। इसमें आप देखेंगे तो आधुनिक काल से सिर्फ भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम है, और भक्ति काल के कवि जायसी जो है, भक्ति काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं उसमें जायसी इसमें शामिल नहीं है। बाकी तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास को उन्होंने शामिल किया था।
यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मिस्र बंधुओं ने नवरत्न ग्रंथ में निम्न में किस कवि को शामिल नहीं किया या किस कवि को शामिल किया। अगला प्रश्न है चंदन बाला रास किसकी रचना है। ऑप्शन है मुनिजिन विजय, चंदबरदाई, गोरखनाथ, आसुक। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंदन बाला जो है आसुक कवि की रचना है, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। 35 छंदों अध्याय का लघु खंड काव्य चंदन बाला रास में चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के अपहरण, कष्ट एवं महावीर द्वारा मुक्ति की गाथा है। इनका एक और ग्रंथ उपलब्ध होता है आसुक कवि का, जीव दया रास। अगला प्रश्न है जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है। ऑप्शन है धर्म सूर्य, हेमचंद्र सूर्य, शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्म सूर्य। जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्म सूर्य हैं। यह जैन रास परंपरा का काव्य है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं काव्य हैं मुनि सुमितगढ़ का नेमिनाथ रास, विजय सेन सूर्य का रेवंतगिरी रास, सोमप्रभ सूर्य का कुमारपाल प्रतिबोध, अम्बदेव सूर्य का संगपति समरा रास, प्रज्ञा तिलक का कच्छुली रास। अगला प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है महाविश्वा द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु के विषय में जो कहा है निम्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी कहा है। साथ ही उन्हें सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि भी कहा। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के युग प्रवर्तक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार चाहता। यह रामविलास शर्मा का कथन है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। ये रामविलास शर्मा का स्टेटमेंट फेमस है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने। ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1904 ईस्वी, 1905 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1903 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में बने। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, युग निर्माता, साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक अपने ज़माने की मशहूर पत्रिका सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा। 1903 से 1920 तक इन्होंने किया संपादन। मिस्र बंधुओं ने भारी लेखक कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। आप देखें कि इन्होंने कवियों को संस्कारित करने का भी काम किया। मैथिली क्षणगुप्त एक प्रकार से इनके ही निर्देशन में उनकी जो काव्य की दिशा है वो बदलती है और इनके निर्देशन में वो काव्य ग्रंथों का प्रणयन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम। अगला प्रश्न है पौमचर्यू के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है पुष्पदंत, सरहपा, स्वयंभू, कढ़पा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। पौमचर्यू बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। पौमचर्यू के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनका समय 8वीं शती यानी 783 ईस्वी के आसपास है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। पौमचर्यू को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, यानी ये एक अपूर्ण रचना थी। बाद में इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया। इसमें राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौमचर्यू, ऋठ्ठेमचर्यू, स्वयंभू छंदस। ये तीनों ग्रंथ जो है खास करके पौमचर्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। बीसल देव रासों का अंगी रस है। ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, रौद्र, शांत,
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रृंगार रस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीसलदेव रासो रासो ग्रंथ है और इसका जो अंगी रस है, महत्वपूर्ण जो रस इसमें है वह श्रृंगार रस है, वह वीर रस नहीं, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। बीसलदेव रासो का अंगी रस श्रृंगार रस है, इसके रचयिता नरपतनाल हैं। बीसलदेव रासो शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है जिसमें प्रोषित पतिका नायिका राजमती का विरह वर्णन 12 मासा पद्धति कार्तिक मास से आरंभ हुआ। बीसलदेव रासो वह रचना है जिसमें 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके कृतिकार नरपतनाल ने इसे स्त्री रसायन कहा। यह 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में राजा बीसलदेव राजमती का विवाह वर्णन है। द्वितीय खंड में बीसलदेव का रानी राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान वर्षा तक प्रवास है। तृतीय खंड में रानी राजमती का वियोग वर्णन है। चतुर्थ खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लेवा जाना और बीसलदेव का रानी को वापस लाना। अगला प्रश्न है, खुमाड़ रासों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जल्हड़, जगनिक, दलपत विजय, नरपतनाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलपत विजय। ये भी महत्वपूर्ण रचना है खुमाड़ रासों। खुमाड़ रासों के रचयिता दलपत विजय हैं। यह 9वीं सदी में रचित प्रबंध काव्य है। इसका अंगी रस वीर रस है। इसकी भाषा राजस्थानी है। खुमाड़ रासों में 5000 छंदों में वीर एवं श्रृंगार रस का सुंदर वृहद काव्य ग्रंथ है। खुमाड़ रासों को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया। अमरचंद नाट्य ने लिखा है कि खुमाड़ रासों में बप्पा से लेकर राज सिंह तक का वृत्तांत है, पर राणा खुमाड़ का वृत्तांत विस्तार से होने के कारण इस ग्रंथ का नाम खुमाड़ रासो रखा गया। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह, मुल्ला दाऊद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इसकी रचना का समय 1764 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। अनुराग बांसुरी एल्गेरी यानी रूपक काव्य है। इसकी पूरी कहानी और सारे पात्र रूपक हैं। इसका विषय तत्वज्ञान संबंधी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। विशेषताएं क्या क्या हैं कि इसमें इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, यानी सूफी रचनाएं अक्सर संस्कृत गर्भित नहीं होती थीं, ठेठ अवधि में होती थीं, लेकिन इसकी भाषा सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें दिखता है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर के पूरा अध्यवसित रूपक एल्गेरी खड़ा करके कहानी बांधी है। चौपाई के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवे लिखे हैं। नूर मोहम्मद का एक अन्य ग्रंथ है इंद्रावती, जिसमें कलिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? ऑप्शन है नेमचरियु, नेमिनाथ चौपई, पौमचरियु, संदेश राशक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेमिनाथ चौपई। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। इसके रचयिता विनय चंद्र सूरी हैं। इसका रचनाकाल 13वीं सदी माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन हैं? ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो विकल्प में जो ऑप्शन हैं उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र सबसे पुराने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे और उनका युग हिंदी नवोत्थान का युग था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में, मृत्यु 1885 में हुई। किशोरीलाल गोस्वामी उनके 15 साल बाद 1865 में जन्म होता है, 1932 में मृत्यु। श्याम सुंदर दास 1875 में जन्म, सरदार पूर्ण सिंह 1881। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, सुंदरदास, नंददास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदरदास। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में सुंदरदास नहीं है, क्योंकि सुंदरदास संत काव्य परंपरा के कवि हैं, जबकि चाहे सूर हों, परमानंद दास हों, कृष्णदास हों, ये सब कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में अष्टछाप के कवि। सुंदरदास जो है संत काव्यधारा के सबसे शिक्षित कवि हैं। सर्वाधिक शिक्षित एवं सर्वाधिक व्युत्पन्न मति एकमात्र कवि सुंदरदास हुए। इनकी छोटी बड़ी 42 रचनाएं हैं, जिनमें ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, शुद्ध समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव, ज्ञान झूलना इत्यादि मुख्य। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं?
यानी रामचंद्र शुक्ल कहाँ से मानते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा शुरू हुई, अखंड परंपरा? तो ऑप्शन है केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, देव। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से मानना चाहिए। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। हजार प्रसाद द्विवेदी के अनुसार चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है। कभी कभी तो वे सरसता में अपने छोटे भाई मतिराम से होड़ करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के विनय पत्रिका की भाषा है, ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ब्रजभाषा, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। कई बार तुलसीदास के पुस्तकों का नाम देकर के उसकी भाषा पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी दोनों में रचना की। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। इसका रचनाकाल संवत 1631 से 79 है। भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है वो अन्यत्र नहीं। इसमें कलिकाल के विरुद्ध राम के दरबार में अर्जी यानी प्रार्थना प्रस्तुत की गई है। मूल गोसाई चरित में विनय पत्रिका के स्थान पर विनयावली का उल्लेख हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। ब्रजभाषा में कुछ और रचनाएं इनकी वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली आदि जो है ये इन्होंने ब्रजभाषा में लिखी थी। जबकि रामचरितमानस, बरवय रामायण, ये सब जो ग्रंथ हैं ये सब उन्होंने अवधि में लिखा था। ये ब्रजभाषा के ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अंगखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। इसमें ऑप्शन है वैष्णव, सूफी, बौद्ध, ईसाई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूफी। उपरोक्त पंक्ति कबीरदास द्वारा रचित है। यह पंक्ति निर्गुण संत मत को व्यक्त करती है, परंतु विकल्प में संत मत न होने के कारण इसका उत्तर सूफी मत होगा। इसमें ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा को व्यक्त किया गया है। कबीर के राम निर्गुण ब्रह्म के प्रतीक हैं। वे दशरथ सुत या वैष्णवों के आराध्य नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्बारकाचार्य का किससे संबंध है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वैताद्वैतवाद। निम्बारकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से था। निम्बारकाचार्य का वास्तविक नाम नियमानंद था। इन्होंने अपनी रचना वेदांत पारिजात सौरभ में द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भक्ति के प्रचारार्थ इन्होंने द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत पर आधारित सनकादि संप्रदाय की स्थापना की, जिसे हंस संप्रदाय, सनातन संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शन और उसके आचार, तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है, महत्वपूर्ण है। द्वैतवाद जो है ये मध्वाचार्य का है, ये भी महत्वपूर्ण है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी ने प्रवर्तन किया, वल्लभाचार्य ने इसे लोकप्रिय बनाया। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किसकी रचना है? ऑप्शन है देवसेन, वररुच, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवसेन। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी के महत्वपूर्ण आलोचक हैं, ने इसे हिंदी की पहली रचना माना। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावय धम्म दोहा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का को एक बार पूरे जितने भी हिंदी विषय के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं यूपीपीएससी जीडीसी में, और न सिर्फ जीडीसी में बल्कि जीआईसी पीजीटी में और एलटी में भी हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है उसको एनालाइज करना, उसके सवाल लगाना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अवसर आपको 2025 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी का मिल रहा है, इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। और इसका यही तरीका है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना और क्वेश्चंस को लगाना, क्वेश्चंस का विश्लेषण करना
और किस तरह से अपनी तैयारी को आप सर्वोत्तम कर सकते हैं उस विषय में चिंतन करना। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके सभी क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा में पूछे गए हैं वे सॉल्व हो जाएं, जिससे आपको उससे सहूलियत मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।